हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के बुक जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक बुक होता है बेसिकली, यानी एक इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें क्या लिखा होता है, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं बेसिकली, जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और ये किसके द्वारा दिए गए होते हैं? हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैंने इस लेक्चर को बेसिकली 2 पार्ट में कवर किया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आप जाकर चैनल पर इसका सेकंड पार्ट जरूर चेक करना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस का एक प्लेलिस्ट होगा, उसी में ऐसा आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी हमारे भारत के संविधान के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारा भारत का संविधान क्या है? इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी कंट्रीज का संविधान है, उस संविधान को अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा कंट्री, हमारे इंडिया का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये क्या है बेसिकली? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है? जो कि बाय द गवर्नमेंट रूल्स ऑफ कंट्री, तो जिसके द्वारा क्या करता है कि हमारे जो सरकार है वो हमारे कंट्रीज पर रूल करती है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय व्हिच द गवर्नमेंट रूल्स ऑफ कंट्री, जिसको मद्देनजर रखते ही हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें रूल करता है। और हम गवर्नमेंट को बेसिकली सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा। सो इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमारे कंट्री का बहुत सुप्रीम लॉ है। और एवरीवन सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैज टू फॉलो द लॉ। कोई भी नागरिक हमारे दोस्त को उस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारे ड्यूटीज है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात ये इफेक्ट में कब आया, यानी ये लागू कब हुआ, ये इनैक्ट कब हुआ? तो ये बेसिकली आपको पता होगा, हम जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में हर एक साल मनाते हैं, यानी ऑन 26 जनवरी। और ये जिस दिन लागू हुआ, जिस ईयर वाज 1950। तो ये 1950 में क्या हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री पर पहली बार लागू हुआ। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल, किस सिद्धांतों पर बेस्ड ऑन? दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? दैट इज लोकतंत्र, यानी ऐसा सरकार जो कि वहां के लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। यानी where the government, where the rulers are selected by the people। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा सरकार है, एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोगों का होता है, लोगों के लिए होता है और लोगों के द्वारा ही उसे बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो कि आप ही अपने, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इसे हम लोग ही अपॉइंट करते हैं, किसके द्वारा? इलेक्शन में वोट देने के द्वारा। तो ये क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल है किसका? डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट है सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म क्या है कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। कोई भी सोशल ग्रुप का इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है। सेकुलरिज्म मीन्स एवरीबॉडी हैज गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। सारे के सारे धर्म हमारे कंट्री में एक बराबर हैं, वेदर इट इज हिंदुइज्म, वेदर इज इस्लाम, वेदर इज क्रिश्चियनिटी, वेदर इज सिखिज्म और पारसिज्म, एनी रिलीजन इज इक्वल, सब बराबर हैं। तो हमारा देश बेसिकली एक सेकुलर कंट्री, यानी धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कोई भी धर्म वहाँ सबसे डोमिनेटिंग नहीं है, यहाँ सब धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब बात आती है कि इतने बड़े जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इसे लिखा कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्हें लोग सम्मान से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल पे बना होता है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। हमने देखा कि पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ, कब लागू हुआ। अब हम बात करेंगे कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे कंट्री में, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान का नीड क्यों होता है, संविधान का नेसेसिटी क्यों होता है, तो इसे हम देखेंगे। So a constitution lays out certain ideas. Constitution क्या होता है कि basically certain ideals पे based होता है that form the basis of the kind of the country that we are citizens aspire to live in. तो ये citizens क्या होता है basically constitution जो संविधान होता है that is lays out certain ideals. ये ideals पे based होता है, बहुत सारे विचारों पे based होता है, सिद्धांतों पे based होता है, प्रिंसिपल पे based होता है, जो कि क्या होता है कि एक कंट्री में कॉमननेस की भावना लाता है। लोग समझते हैं कि या वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ऐसा लोग के मन में आता है। लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना आती है, यानी देशभक्ति की भावना आती है, और जहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, और सारे के सारे सिटीजन यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ये और किस लिए, दे टेल अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारे समाज के फंडामेंटल नेचर्स के बारे में बताते हैं, उनके प्रकृति के बारे में बताते हैं, यानी कैसे लोग होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग जेंडर है, अलग अलग बहुत क्या कि कलर कॉम्प्लेक्शन है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई अमीर है या गरीब है, कोई हाई कास्ट का है, कोई लो कास्ट का है, वगैरह वगैरह। सो इट हेल्प्स अस सर्व अ लॉट, इट हेल्प्स अस। ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है दैट ऑल पर्सन इन आवर कंट्री कैन एग्री अपॉन। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे देश के हर एक आदमी को मानना पड़ता है। तो ऐसा इस रूल्स एंड प्रिंसिपल है जो सबके लिए माननीय है, यानी सबको इसे मानते हैं एज द बेसिस ऑफ द वे विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। और ये क्या बनाता है, एक बेस बनाता है, एक जो हमारा नींव बनाता है, फाउंडेशन बनाता है, जिस पर हमारा कंट्री गवर्न होता है, हमारा कंट्री रूल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन का इज्जत करते हैं, सब लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ये क्या होता है, रूल्स एंड सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, नियम कायदे कानून होता है, जिससे बेस बनाता है कि हमारा कंट्री गवर्न किया जाता है, हमारा कंट्री रूल किया जाता है। इसमें क्या होता है, दैट इंक्लूड्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ये क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट होता है, बेसिकली सरकार हो जाता है जो देश को चलाता है, और क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, अनसर्टेन आइडियल्स, बहुत अलग अलग प्रकार के परेशानियों पर, आइडियल्स पर, बहुत सारे जरूरतों पर, वगैरह वगैरह, जिससे क्या होता है कि दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। जिससे सबको क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोग गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट लोग के लिए काम करेगी, लोगों की परेशानियों पर काम करेगी, तो हमारा कंट्री क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा, अपहोल्ड होगा। यानी जहाँ डेमोक्रेसी होगी, जहाँ सेकुलरिज्म होगी, जहाँ सारे धर्म को बराबर अधिकार दिया जाएगा, बराबर सम्मान दिया जाएगा, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। सो फिफ्थ वन दिया व्हेन नेपाल वाज मोनार्की। अब ये मोनार्की क्या होता है, बेसिकली फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे हो गया हमारा डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप वगैरह वगैरह। तो मोनार्की क्या होता है, बेसिकली ऐसा किंगडम जो किंग द्वारा, राजाओं द्वारा रूल किया जाता है, दैट इज नोन एज मोनार्की। तो अभी आप मोनार्की का एग्जांपल ले सकते हो। तो मोनार्की भी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। तो दोनों टाइप्स ऑफ मोनार्की क्या होता है, पहला मोनार्की जिसमें क्या होता है कि पूरा जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काम धाम है, वहाँ का जो काम काज है, वो राजा के अंडर में ही होता है। और दूसरा मोनार्की क्या होता है, बेसिकली कि जहाँ राजा तो होते हैं लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, वहाँ पार्लियामेंट भी होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो आज इसका एग्जाम्पल सबका लिख सकते हो, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, जो कि हमारा ब्रिटेन। तो पहले क्या था, बेसिकली कि नेपाल एक मोनार्की था। तो इसके बारे में आप जो डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे मोनार्की के बारे में, आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि मोनार्की के टाइप्स के बारे में, कैसे कैसे मोनार्की हो सकते हैं, और एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ब्यूरोक्रेसी के वगैरह वगैरह बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो पहले क्या था, नेपाल भी एक मोनार्की कंट्री था, वहाँ भी राजा रानियाँ
होते थे। लेकिन अब हमारा जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट होती है। वो क्या होता था, इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग। वहाँ जो भी होता था फाइनल डिसीजन वो कौन लेता था, वहाँ के राजा ही लेते थे। जो फाइनल अथॉरिटी था वो किंग के हैंड में था। बट आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ नेपाल, और उसके बाद क्या हुआ कि नेपाल जब डेमोक्रेसी में बदल गया, किससे, मोनार्की से, यानी किंग क्वीन के रूल से वो डेमोक्रेसी में बदल गया। अब पीपल का, लोगों का अधिकार था वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के रूलर को सेलेक्ट करने के लिए। इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। और वहाँ भी लिखा जाने लगा क्या, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे आप देख सकते हो कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन ए डेमोक्रेटिक लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या, लीडर्स अपने पावर को यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, क्योंकि ये पावर उनको लोगों ने ही दी है और ये पावर उनको लोगों से ही मिला है। तो ये उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं किसके, लोगों के बिहाफ पे। और ये लोगों के कल्याण के ही बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे पीपल का डेवलपमेंट किया जाए, हमारे कंट्री का डेवलप किया जाए, लोगों का जो कंडीशन है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, वगैरह वगैरह। So 7th point is, in democratic society, the constitution laid down the rules that guards against the misuse of the authority of political leaders. तो समझ सकते हो कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, उनके पास पावर आ सकता है। पहले क्या होता है, आप आज के एग्जांपल से ही समझ सकते हो। पहले क्या होता है, गवर्नमेंट जो बहुत अलग अलग टाइप के प्रोमिसेस करते हैं, वादा करते हैं कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में वो इससे मुकर भी जाती है। तो इससे क्या, इसके लिए क्या किया जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड लाए गए हैं, रूल्स लाए गए हैं। क्या रूल्स लगाए गए हैं कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने जो पावर है, अपना जो उसको पावर दिया गया है, जो उसको चेयर दिया गया है, उसका वो मिसयूज यानी दुरुपयोग नहीं कर सकता। और लोगों का उसके बाद उस पर अधिकार हो जाएगा कि लोग उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके खिलाफ एक्शन लेगी। So it lays certain important guidelines that governs decision making process। और डिसीजन मेकिंग क्या होता है, किसी भी डिसीजन, किसी भी निर्णय लेने का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस होती है। तो इसीलिए आप इंडिया में हमारे देख सकते हो, हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। यहाँ कोई भी अगर केस आता है तो इसको एक्सरसाइज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत लंबा टाइम कंज्यूम हो सकता है। आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा क्राइम होता है जिसका जो क्या होता है कि जिसका जो रिजल्ट आने में, जिसका अनाउंसमेंट आने में, जिसको जस्टिस दिलाने में 5 years 10 years भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ सबके जो व्यूज़ है, सबके विचार है, उसको इक्वली सम्मान दिया जाता है। और ये कोशिश किया जाता है कि जो ऑपरेस्ड है उसको, जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके और ऑपरेसर को सजा हो सके। सो ए कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन ए डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा फंक्शन प्ले करता है किसमें, डेमोक्रेसी कंट्री में। टू इंश्योर दैट द डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज हिज पावर अगेंस्ट एनी पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज एक प्लेस है जहाँ क्या होता है बेसिकली कि व्हाइट्स एंड ब्लैक्स है, कॉम्प्लेक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। व्हाइट्स लोग बहुत ज़्यादा हैं और ब्लैक लोग क्या करते हैं, व्हाइट लोग क्या है, डोमिनेटिंग है। आप बेसिकली साउथ अफ्रीका एग्जांपल ले सकते हो। पहले क्या होता था, और जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ से उनको ट्रेन से ऐसे ही ढकेल दिया जाया था। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक है। पहले साउथ अफ्रीका में, हालांकि हमारे इंडिया में भी क्या होता था कि व्हाइट एंड ब्लैक पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। व्हाइट लोग अपने आप को डोमिनेटिंग समझते थे और ब्लैक को विक्टिम समझते थे, और ब्लैक्स को कोई भी सोशल स्टेटस, कोई भी डिग्निटी नहीं दिया जाता था, उन्हें तुच्छ समझा जाता था। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी जो प्रोग्राम्स है, ऐसे भी हमारे जो सेक्शंस है, जिससे फंक्शन है, जिसमें दिए हुए हैं कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो वो बाकी सारे ग्रुप पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति पर, कोई भी ग्रुप पर, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पर, सब कोई हमारे कंट्री में इक्वल है, सब कोई बराबर है। सो 9th पॉइंट दिया हुआ है हमें बेसिकली, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स tyranny or domination by the majority of the minority। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रिवेंट करता है, वो किससे बचाता है कि जो डोमिनेटिंग है, जो मेजोरिटी है, वो माइनॉरिटी को परेशान नहीं कर सकता। सबको हमारे कंट्री में इक्वल स्टेटस है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करती है जो माइनर कास्ट है उसको, कि वो जो मेजर कास्ट है उसके द्वारा डोमिनेट ना किए जा सकें। क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी इज इक्वल। हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू ऑफ इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो राइट टू इक्वालिटी देता है। हर एक सिटीजन को, हमारे इंडिया में हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक बराबर है किसके सामने,
इन फ्रंट ऑफ द लॉ, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के सामने सब कोई बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे हाई कास्ट का हो या लो कास्ट का हो, चाहे टॉल हो या शॉर्ट, या ब्लैक हो या वाइट, या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, दैट डजंट मैटर। एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। कोई भी भारत के नागरिक को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, भेदभाव उसमें नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस। वो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आइदर इज हिंदुइज्म ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म, ही कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। कोई भी कास्ट हो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आइदर इज मेल और फीमेल, नो डिस्क्रिमिनेशन। आइदर इज व्हाइट और ब्लैक, नो डिस्क्रिमिनेशन। आइदर इज रिच और पुअर, टॉल और शॉर्ट, कोई भी बेसिस पर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो यहाँ हमने बेसिकली क्या पढ़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा संविधान पूरी दुनिया में से बहुत बड़ा लेकिन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री पर रूल करती है। सबसे इंपॉर्टेंट हु इज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी एक अनटचेबल थे, वो भी एक दलित थे, वो भी एक पिछड़े जाति से थे। तो पहले उनको भी बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो दलितों से साथ लड़े, किसके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म दिया जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेक्शन में, हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे द इंडियन की फीचर के बारे में, यानी हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या उसके विशेषताएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग and most of all have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.